देखिए अपन इसमें चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर के जो सोल्ड एग्जांपल थे वो भी अपने पूरे कर लिए, टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए। अब अपन इसके जो अनसोल्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज के रूप में जो अपनी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, 40 क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन तो ऐसे जिनके कई कई पार्ट हैं। तो काफी बड़ा पार्ट है ये इस चैप्टर का जिसको अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखो इनको अपन सीक्वेंस से ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इस एक ही क्वेश्चन के 4-5 पार्ट हैं। इसके है थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित क्वेश्चन है एक तरह से। अब इस क्वेश्चन के 4 पार्ट कौन कौन से हैं देखिएगा। क्वेश्चन क्या है पहले तो ये लिखे, निम्नलिखित, क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण, निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण, निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व दिशा का परिमाण व दिशा लिखिए या बताइए। अब देखिए निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व दिशा बताइए। अब देखिए एक एक पार्ट को अपन हल करेंगे, आंसर को साथ साथ ही लिखेंगे। नंबर ए, एक समान चाल से नीचे गिरती वर्षा की बूंद, एक समान चाल से नीचे गिरती वर्षा की बूंद। एक समान चाल से नीचे गिरती वर्षा की बूंद, पहला ये है। तो इस पे देखो अपन को बल का परिमाण और दिशा दोनों ही ज्ञात करनी है। तो ध्यान रहे इस पर जो बल होगा, चूंकि बूंद नीचे एक समान चाल से गिर रही है, क्वेश्चन में क्या कहा है, एक समान चाल। अगर चाल एक समान है इसका मतलब उसका त्वरण क्या है, शून्य है। त्वरण शून्य है तो बल का परिमाण भी उस पर क्या हो गया, शून्य हो गया। तो सीधा सा आंसर पर लिख सकते हैं कि बूंद का त्वरण शून्य, जिससे नेट बल भी क्या हो गया, शून्य हो गया। ऐसे भी कह सकते हैं बूंद का जो भार है उस बूंद के भार को उत्प्लावन बल और जो वायु का जो शान बल है वो क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, जिस वजह से ये बूंद क्या रहती है, संतुलन अवस्था में आ गई है। यानी कि एक समान चाल उसके अंदर आ गई है, त्वरण का मान क्या हो गया, उसके अंदर शून्य हो गया। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि अपन बूंद का त्वरण शून्य, बूंद का त्वरण शून्य होने के कारण, त्वरण को कैसे शून्य कहा, क्योंकि एक समान चाल कहा है इन्होंने क्वेश्चन में। बूंद का त्वरण शून्य होने के कारण इस पर नेट बल भी कैसा होगा, शून्य होगा। अगर नेट बल शून्य है, अपन यो भी कह सकते हैं इसके साथ एक कारण अपन और लिख सकते हैं साथ साथ ही, कि बूंद के भार को वायु का उत्प्लावक बल और शान बल क्या करेगा, संतुलित करेगा, तो भी संतुलन में है। बूंद के भार को वायु का उत्प्लावक बल व शान बल, बूंद के भार को वायु का उत्प्लावक बल यानी बायोनेंसी फोर्स व विस्कोसिटी फोर्स व शान बल संतुलित करेगा। ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इसे संतुलित करेंगे। नंबर बी देखो भाई, इसी का नंबर बी क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जल में तैरता जल में तैरता 10 ग्राम का कोई कॉर्क, जल में तैरता
10 ग्राम का कोई कॉर्क। अब देखिए इस पर नेट बल क्या होगा, इसके भी अपन उत्तर की बात करें तो इस पर भी नेट बल 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉर्क जो जल के अंदर तैर रहा है, उस जल में जो कॉर्क तैर रहा है, उस कॉर्क का जो भार है उसको जल का जो उत्प्लावक बल है वो उसे क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें भी आंसर में अपन क्या देखेंगे कि नेट बल 0। और अगर बल 0 है तो दिशा तो क्या लिखेंगे, नेट बल 0। इसका नेट बल कैसा होगा, 0। क्यों होगा? क्योंकि कॉर्क के भार को नेट बल 0, क्योंकि कॉर्क के भार को उत्प्लावक बल क्या करेगा, संतुलित करेगा। उत्प्लावक बल संतुलित करेगा। कॉर्क के भार को उत्प्लावक बल क्या करेगा, संतुलित करेगा। इस वजह से उस पर नेट बल क्या होगा, 0 होगा। तो देखो भाई यहां इस तरह के जो क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल अपन ने सामान्य जो यांत्रिकी में जो बल थे उसके अंतर्गत इसीलिए जान लिया था, क्योंकि यहां इस तरह से शब्द बार बार क्या आ रहा है, काम आ रहा है। यांत्रिकी के जो सामान्य बल दे रखे हैं वहां एक उत्प्लावक बल जाना था। वो क्या था कि जब अपन किसी वस्तु को किसी तरल में डालते हैं तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे अपन उठाव बल कह सकते हैं, उत्थापक बल कह सकते हैं। उस बल को अपन ने उत्प्लावन बल कहा था, जो कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या था, तुल्य था। नंबर सी क्वेश्चन देखो, नंबर बी तक अपन सोल्व कर चुके हैं। नंबर सी है कुशलता से आकाश में रोकी गई। कुशलता से आकाश में, नंबर सी अपन देख रहे हैं, कुशलता से आकाश में रोकी गई पतंग, या यूं कह सकते हैं आकाश में स्थिर रोकी गई पतंग, ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। कुशलता से आकाश में स्थिर रोकी गई पतंग। तो देखिए भाई इसके ऊपर भी अगर नेट बल की बात करें तो ये भी कैसा आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वायु द्वारा कार्यरत बल को पतंग का भार और डोरी में तनाव क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। तो देखिए इस पे भी क्या लिखेंगे भाई अपन, नेट बल 0। क्योंकि इसमें भी नेट बल को क्या लिखा है मैंने, 0, क्योंकि वायु द्वारा कार्यरत नेट बल इसमें क्या है, 0 है। क्योंकि वायु द्वारा कार्यरत जो बल है, कार्यरत बल को यही कह सकते हैं, क्योंकि वायु द्वारा कार्यरत बल को पतंग का भार व डोरी का तनाव भी एक प्रकार का बल है। क्योंकि वायु द्वारा कार्यरत बल को पतंग का भार व डोरी का तनाव संतुलित करेंगे, वे डोरी का तनाव संतुलित करेंगे। नंबर डी। अब देखिए भाई एक ही क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट है, अब चौथे पार्ट पे अपन आगे हैं। चौथा पार्ट ये कह रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर के एक समान वेग से एक समान वेग कहा है भाई इस क्वेश्चन में, 30 किलोमीटर पर आवर के एक समान वेग से उबड़ खाबड़ सड़क पर 30 किलोमीटर पर आवर के एक समान वेग से उबड़ खाबड़ सड़क पर गतिशील कोई कार, सड़क पर
पर गतिशील कोई कार, ये दिया हुआ है। देखिए भाई, इस पर भी नेट बल की अगर अपन बात करें तो इस पर जो नेट बल होगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंजन जो बल लगाएगा, कार का इंजन जो बल लगाएगा, उस बल को घर्षण बल क्या करेगा, संतुलित कर देगा। तो सीधा सा आंसर आप देख रहे हैं, सब पर नेट बल क्या आ रहा है, शून्य। और जब नेट बल शून्य है तो डायरेक्शन क्या लेंगे अपन उसकी। तो देखिए इसका उत्तर भी क्या लिखा जाएगा अपने पास, नेट बल शून्य। क्यों शून्य? क्योंकि इंजन द्वारा आरोपित बल, तो देखो नेट बल शून्य। क्यों? क्योंकि इंजन द्वारा आरोपित बल, क्योंकि इंजन द्वारा आरोपित बल घर्षण बल से संतुलित हो जाता है। आरोपित बल घर्षण बल से संतुलित हो जाता है। नंबर डी तक अपन ने सोल्व कर लिया। लास्ट पार्ट है इसका नंबर ई। नंबर ई में कह रहे हैं कि सभी गुरुत्वीय पिंडों से दूर क्या है क्वेश्चन भाई? नंबर ई, सभी गुरुत्वीय पिंडों से दूर तथा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त, दूर तथा वैद्युत व चुंबकीय सभी गुरुत्वीय पिंडों से दूर तथा वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त अंतरिक्ष में सभी गुरुत्वीय पिंडों से दूर तथा वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त अंतरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन, अंतरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन। देखिए भाई, इस पर भी ये पूछ रहे हैं बल क्या होगा, ये भी है। तो देखिए भाई, सभी गुरुत्वीय पिंडों से दूर है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इस पर गुरुत्वीय बल तो नहीं लगेगा, यानी गुरुत्वीय बल शून्य हो गया। और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त क्षेत्र भी है, यानी इस पर ना विद्युत बल लगेगा ना चुंबकीय बल लगेगा, तो नेट बल इसके लिए भी क्या हुआ, शून्य हुआ। तो आपने देखा पांचों ही क्वेश्चनों का आंसर में क्या आ रहा है कि नेट बल क्या लिखा जा रहा है, शून्य। नेट बल शून्य इसका। फिर मैं जवाब दे दूं, क्योंकि इस पर सभी बल क्या है, शून्य है। नेट बल शून्य क्योंकि सभी बल इस पर क्या हो गए, शून्य हो गए। क्यों शून्य हो गए, कारण आपने जान लिया, क्योंकि गुरुत्वीय पिंडों से दूर है, यानी गुरुत्वीय बल भी नहीं लग रहा है इसके ऊपर, और विद्युत क्षेत्र से भी मुक्त है, चुंबकीय क्षेत्र से भी मुक्त है, यानी विद्युत बल भी नहीं लग रहा, चुंबकीय बल भी नहीं लग रहा, गुरुत्वीय बल भी नहीं लग रहा, तो परिणामी बल इसके ऊपर क्या हुआ, शून्य हुआ। तो इस तरह से अपन ने एक क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया है जिसके चार भाग, ए बी सी डी और ई, चार के पांच भाग है, पांचों भाग अपन ने इसके सोल्व कर लिए हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे, वो भी इसी टाइप से क्वेश्चन है, यानी कि एक से लेकर के चार तक जो क्वेश्चन है वो तीन या चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए अपन सारे ही क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे।
अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 अपन कर चुके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 0.05 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई कंकड़, 0.05 किलोग्राम का कोई कंकड़, ये क्वेश्चन में देना। 0.05 किलोग्राम, 0.05 किलोग्राम का कोई कंकड़, 0.05 किलोग्राम, अगर शब्द किलोग्राम आ गया ना द्रव्यमान तो हो गया, किलोग्राम का कोई कंकड़ ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया, कोई कंकड़ ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है। ये लो 0.05 किलोग्राम द्रव्यमान कोई कंकड़ ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है। क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं नीचे दी गई प्रत्येक परिस्थिति में, नीचे दी गई प्रत्येक परिस्थिति में, नीचे दी गई प्रत्येक परिस्थिति में कंकड़ पर कंकड़ का द्रव्यमान 0.05 किलोग्राम दिया हुआ है भाई। कंकड़ पर लग रहे नेट बल का, कंकड़ पर लग रहे नेट बल का परिमाण, कंकड़ पर लग रहे नेट बल का परिमाण वे उसकी दिशा लिखिए, परिमाण वे उसकी दिशा लिखिए। ये तो कंकड़ पर लग रहे नेट बल का परिमाण वे उसकी दिशा लिखिए। तो देखो किस किस स्थिति में पूछ रहे हैं अपन। नंबर ए, अब इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है ऊपरी मुखी गति के समय, यानी ऊपर की ओर फेंका गया है जब अपन ने। नंबर ए क्या कह रहे हैं, ये ऊपरी मुखी गति के समय। नंबर बी, देखो इस एक क्वेश्चन के कई भाग है। नंबर ए है ऊपरी मुखी गति के समय, ऊपरी मुखी गति के समय, पहला तो ये दे दिया अपन को। फिर इसके बाद देखो नंबर बी, पहला यानी ऊपर की ओर फेंका गया। नंबर बी अधोमुखी गति के समय, अधोमुखी गति के समय। नंबर बी अधोमुखी गति के समय। नंबर सी, इसमें भी कई पार्ट दे दिए। उच्चतम बिंदु पर जहां, उच्चतम बिंदु पर जहां कंकड़ क्षण, उच्चतम बिंदु पर जहां कंकड़ क्षण भर के लिए, कंकड़ क्षण भर के लिए विराम में रहता है, जहां कंकड़ क्षण भर के लिए कहां रहता है, विराम में रहता है। फिर इसके बाद इसी में आगे क्या कह रहे हैं देखो, उच्चतम बिंदु पर जहां कण क्षण भर के लिए विराम में लेता है। अब इसी में एक और आगे एक कॉन्सेप्ट और जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं यदि कंकड़ को क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री कोण पर फेंका गया हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा।
यानी इसी क्वेश्चन में एक लाइन और आगे अपन ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। वो ये कह रहे हैं कि यदि कंकड़ को क्षैतिज से 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, यदि कंकड़ को क्षैतिज से 45 डिग्री यानी 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए, 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो ये पूछ रहे हैं यदि कंकड़ को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए, यानी कि एंगल और दे दिया है इन्होंने, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसमें क्या चेंज आएगा? तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा? फेंका जाए तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा? ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। अब देखो, यदि कंकड़ को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा? यहां इसमें और एक बात कह रहे हैं, वायु के प्रतिरोध को क्या करना है? नगण्य मानना है। वायु प्रतिरोध को नगण्य मानिए। ये लो, अब देखिए, अब अपन क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहां एक चीज देखिएगा, अगर अपन कंकड़ को ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? 0.05 किलोग्राम का कोई कंकड़, यानी कि इतने द्रव्यमान का कोई कंकड़ है, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है। नीचे दी गई प्रत्येक परिस्थिति में ऊपरी मुखी गति के दौरान जब ऊपर जा रहा है, अधोमुखी गति के दौरान नीचे आ रहा है, या उच्चतम बिंदु पर है, तो ध्यान रहे तीनों ही स्थितियों में इसके ऊपर क्या होगा? गुरुत्वीय बल कार्य करेगा, F = mg, जो इसका भार के तुल्य होगा। फिर बात करते हैं, यदि कंकड़ को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए, तो इस तीनों का आंसर में एक साथ लिखने की वजह से मैंने तीनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए। भाई एक एक का आंसर लिखता है, उसका भी आंसर वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, इसलिए बेहतर यह रहा कि मैंने तीनों को एक साथ ही आंसर आ जाएगा। आप इसे 45 डिग्री कोण से फेंक रहे हैं तो ध्यान रहे एक तरह की प्रक्षेप्य गति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में किसी भी कोण से फेंकें आप, जरूरी नहीं 45 या 30 से भी फेंक सकते हैं, 60 से फेंक सकते हैं, किसी भी डिग्री से आप इसे फेंकें तो आप क्या देखेंगे कि इसकी प्रक्षेप्य गति होगी, जिसमें कि क्षैतिज घटक वेग का नियत रहता है, ऊर्ध्वाधर घटक ही क्या होता है? परिवर्तित होता है। लेकिन इस पर जो बल लगेगा वो बल वही होगा, कौन सा? जो इसका भार है यानी गुरुत्वीय बल है mg, वही बल लगेगा, लेकिन इसका जो पथ है वो कैसा हो जाएगा? परवलिक हो जाएगा। तो देखिए, इसका अब अपन उत्तर लिखेंगे कि इसका उत्तर है क्या, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसे उत्तर के रूप में लिखेंगे आप। उत्तर देखें अपन, तो प्रत्येक स्थिति इसकी, तो उत्तर ये आ गया, प्रत्येक स्थिति कौन कौन सी है भाई? ए बी, यानी तीनों स्थिति आ गई इसे। प्रत्येक स्थिति ए बी और सी, यही तो कह रहे हैं अपन। अब देखिए भाई, अगर इसकी प्रत्येक स्थिति ए बी व सी में, प्रत्येक स्थिति जिनके नाम क्या है? ए बी व सी में कंकड़ पर नेट बल में कंकड़ पर नेट बल, प्रत्येक स्थिति में कंकड़ पर नेट बल पृथ्वी द्वारा कंकड़ पर आरोपित गुरुत्वीय बल है। नेट बल पृथ्वी द्वारा कंकड़ पर आरोपित, प्रत्येक स्थिति में कंकड़ पर नेट बल पृथ्वी द्वारा कंकड़ पर आरोपित गुरुत्वीय बल है।
कंकड़ पर आरोपित गुरुत्वीय बल है जिसका मान और इसका मान क्या होगा, F इजिकल टू एम जी, जिसका मान F इजिकल टू एम जी, और m दिया है आपको कितना 0.05, जी का मान अपन 10 ले लेते हैं गणितीय सुविधा के लिए, तो ये हो गया है 0.5 न्यूटन होगा। और ये बल सदैव कहां होगा, इसकी दिशा भी आगे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। ये लीजिए, हर स्थिति में ये बल कहां होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल यही होता है। फिर इसी में आगे क्या कहा है, देखो तीनों के आंसर यहां एक साथ ही आ गए भाई इसके अंदर। अगला पार्ट इसने कहा है यदि कंकड़ को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा। उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल यह परिवर्तन आ जाएगा कि कंकड़ का जो पथ है वो कैसा हो जाएगा, परवलिक हो जाएगा। तो देखो जब कंकड़ को अपन कह सकते हैं, जब कंकड़ को क्षैतिज से किसी कोण, जब कंकड़ को क्षैतिज से किसी कोण, जब कंकड़ को क्षैतिज से किसी कोण, कोई सा भी कोण हो सकता है, लेकिन यहां पर कितना दिया है 45 डिग्री, यहां 45 डिग्री, जब कंकड़ को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाए, किसी कोण पर फेंका जाता है, तो जब कंकड़ को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है तो नेट बल तो वही रहता है, तो नेट बल तो वही, तो नेट बल तो वही रहता है। कितना है वो नेट बल, 0.5 न्यूटन। तो नेट बल तो वही रहता है, परंतु कंकड़ का पथ, परंतु कंकड़ का पथ पैराबोलिक, यानी कि परवलयिक, क्योंकि प्रक्षेपी गति हो गई उसकी, परवलयिक यानी कि पैराबोलिक होगा। ये लो भाई, यहां अपन ने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो भी अपन ने सोल्व कर लिया, इसके तीनों चारों जो भाग थे उसके अपन ने जवाब दे दिए। अब अपन बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन वो कह रहा है, आप इसे नोट कीजिए। मैंने एक साथ ही जवाब देने की कोशिश की, अलग अलग एक एक भाग को लिखता तो क्वेश्चन अनावश्यक रूप से इसका आंसर क्या होता, बड़ा होता। तो ऐसा ना हो इसलिए मैंने एक साथ ही ABC तीनों पार्ट के लिए क्या कह दिया कि नेट जो इस पर फोर्स होगा F इजिकल टू क्या होगा, mg होगा। देखिए अब अपन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो इसमें कह रहे हैं कि 0.1 किलोग्राम, 100 ग्राम हो गया, 0.1 किलोग्राम के पत्थर पर कार्यरत, 0.1 किलोग्राम के पत्थर पर कार्यरत 0.1 किलोग्राम के पत्थर पर कार्यरत नेट बल का परिमाण, पर कार्यरत नेट बल, 0.1 किलोग्राम के पत्थर पर कार्यरत
नेट बल का परिमाण किलोग्राम के पत्थर पर कार्यरत नेट बल का परिमाण वे दिशा, दोनों ही पूछ रहे हैं, परिमाण वे उसकी दिशा, परिमाण वे उसकी दिशा निम्न परिस्थितियों में ज्ञात कीजिए। इसमें भी भाई दो एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर अपन एक साथ देंगे। चलो अपन देखते हैं, पहले क्वेश्चन को अपन लिख लें। नंबर ए, पहली परिस्थिति क्या कह रही है? पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, ये कह सकते हैं, पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात इस स्थिति में उस पर क्या बल लगेगा? पहला ये कह दिया नंबर ए। नंबर बी देखिए, उसको मैं यही लिख देता हूं। नंबर बी में ये क्या कह रहे हैं? पत्थर को, पहला तो ए क्या लिखा है मैंने, पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात उसके ऊपर बल क्या होगा। नंबर बी कह रहे हैं पत्थर को 36 किलोमीटर प्रति घंटा, पत्थर को 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पत्थर को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान वेग से गतिशील, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान वेग से गतिशील, भाई अलग अलग करने पड़ेंगे क्वेश्चनों को हल। पत्थर को 36 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से, पत्थर को 36 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात। एक तो ये हो गया। फिर नंबर सी क्या कह रहे हैं देखो, चलिए इसे यहां लिख देता हूं मैं नंबर सी को, ताकि अपने पास स्पेस बचा रह सके। नंबर सी कह रहे हैं पत्थर को, वही पत्थर है, पत्थर को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि अपन को त्वरण दे दिया भाई सवाल के अंदर, पत्थर को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील, ये लो, पत्थर को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी, ये क्या करें, दो अपन ने पार्ट पूरे कर लिए ए बी। अब अपन बात करें नंबर सी, पत्थर को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, के त्वरण से गतिशील रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात। फिर देखिए नंबर डी, अपने पास सी पार्ट तक तो आ गया भाई, एक ही क्वेश्चन के एक ही पार्ट दे रखे हैं भाई इसमें। नंबर डी, पत्थर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से,
पत्थर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, डी पार्ट, डी में भी यही वैल्यू दे दी भाई, पत्थर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा है, के त्वरण से गतिशील रेलगाड़ी के फर्श, रेलगाड़ी के फर्श पर, रेलगाड़ी के फर्श पर क्या है, पड़ा है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो रेलगाड़ी, अब ये कह रहे हैं कि रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा है तथा वे रेलगाड़ी के सापेक्ष विराम में है, तथा वह रेलगाड़ी के सापेक्ष कैसा है, विराम में है। ये इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डी पार्ट तक अपने लिख दिया भाई, डी क्वेश्चन तक लिख दिया है, विराम में है। अब एक एक स्थिति पर अब आपको इसको सोल्व करना है, देखो भाई, यानी इनका अपन को उत्तर देना है। यूं कह सकते हैं 0.1 किलोग्राम का कोई पत्थर है, उस पर कार्यरत नेट बल का परिमाण और उसकी दिशा आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें 4 अलग अलग स्थिति दी है। एक तो जो स्थिर रेलगाड़ी है उसकी खिड़की से फेंका जा रहा है, एक बार रेलगाड़ी नियत चाल से गतिमान है तब फेंका जा रहा है, एक बार जब रेलगाड़ी एक त्वरण से गतिमान है तब उसी खिड़की से फेंका जा रहा है, और एक बार जब रेलगाड़ी वही उसी त्वरण से गतिमान है लेकिन उसके फर्श पर पत्थर रखा हुआ है। तो इन चारों स्थितियों में उस पर क्या निकालना है, आपको बल निकालना है। तो देखिए भाई, ये अपन एक एक की बात करें। अगर स्थिर रेलगाड़ी से अगर अपन उसकी खिड़की से पत्थर को गिराएंगे यानी बाहर फेंकेंगे तो वो तुरंत ही गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में रहेगा, और गुरुत्वाकर्षण उसके ऊपर कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा। तो F इजिकल टू क्या हो गया, mg। तो देखो m का मान तो कितना है मेरे पास 0.1 किलोग्राम, और g का मान क्या लेंगे अपन 10 लेंगे, तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10, तो 1 न्यूटन फोर्स हो गया। तो देखो यहाँ पर गुरुत्वीय बल का मान भी अपने पास आ गया है। तो देखिए अपन क्वेश्चन में क्या कहेंगे, सबसे पहले नंबर ए भाग को हल करते हैं। नंबर ए स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, नंबर ए देखो, स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात पत्थर पर गुरुत्वीय बल कार्य करता है, के पश्चात पत्थर पर गुरुत्वीय बल कार्य करता है, यानी गुरुत्वीय बल लगता है। तो गिराने के तुरंत पश्चात गुरुत्वीय बल कार्य करता है, इसलिए पत्थर पर बल की बात करें तो देखो इसलिए पत्थर पर बल F इजिकल टू क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, mg, और गुरुत्वीय बल तो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है। m की वैल्यू 0.1, g की वैल्यू 10, तो ये हो गया है 1 न्यूटन। इतना बल उसके ऊपर लगेगा। ये लो, नंबर ए पार्ट कंप्लीट हो गया। नंबर बी पार्ट, और देखो आप बी पार्ट में कह रहा है पत्थर को 36 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से, ये लो भाई, एक समान वेग से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात। फिर है पत्थर को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील रेलगाड़ी से, ये त्वरण है उससे रेलगाड़ी गति कर रही है। तो भैया इसमें देखो भाई, नंबर बी और नंबर सी दोनों का एक ही आंसर आ जाएगा। बी और सी कैसे, जब पत्थर रेलगाड़ी जो गतिमान है, फिर चाहे वो त्वरित हो या फिर नियत वेग से गतिमान हो, एक ही स्थिति है अपने लिए यहां पर। तो देखो मैं नंबर बी में तो ये कह सकता हूं, एक साथ कह सकता हूं बी व सी दोनों का आंसर एक ही आ जाएगा।
बी और सी, देखो ध्यान करो भाई, एक साथ ही ले रहा हूं मैं दोनों को। बी और सी का आंसर मैं कैसे लिखूंगा कि जब पत्थर चलती रेलगाड़ी या गतिमान रेलगाड़ी कह दो, जब पत्थर चलती रेलगाड़ी से तात्पर्य है चाहे वो त्वरित हो या नियत वेग से। चलती रेलगाड़ी यानी कि क्या कह दूं मैं इसे, चाहे वे त्वरित हो, चाहे वह त्वरित हो या नियत वेग से गतिमान हो। चाहे वे त्वरित हो या नियत वेग से जा रही हो, जब पत्थर चलती रेलगाड़ी चाहे वे त्वरित हो या नियत वेग से जा रही हो की खिड़की से क्षैतिज दिशा में पत्थर को जब फेंका जाता है, जब पत्थर चलती रेलगाड़ी की खिड़की से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो इसका ताक्षणिक वेग वही होगा जो रेलगाड़ी का है, बिल्कुल वही होगा ताक्षणिक वेग। तो देखो, जब पत्थर चलती रेलगाड़ी की खिड़की से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, खिड़की से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। जब पत्थर चलती रेलगाड़ी की खिड़की से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो इसका ताक्षणिक त्वरण क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो इसका ताक्षणिक वेग वही होगा। तो इसका ताक्षणिक वेग वही होगा जो रेलगाड़ी का है। वही होगा जो रेलगाड़ी का है। इसका भी ताक्षणिक वेग वही होगा जो क्या है, रेलगाड़ी का है। अब देखिएगा, इसीलिए और आप जानते हो कि चूंकि पत्थर का क्षैतिज वेग क्या रहता है, नियत रहता है। ये अपन पढ़ चुके हैं कि प्रक्षेप्य गति के अंदर अपन जान चुके हैं कि जो क्षैतिज घटक होता है वेग का, वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। केवल ऊर्ध्वाधर घटक में ही समय के साथ क्या था, परिवर्तन था। तो देखो, चूंकि पत्थर का क्षैतिज वेग नियत है, चूंकि पत्थर का क्षैतिज वेग नियत है, इसलिए चूंकि पत्थर का क्षैतिज वेग कैसा है भाई, नियत है, इसलिए नेट बल भी क्या रहेगा, इसलिए नेट बल F इजिकल टू क्या लेंगे अपन, वही mg। इसलिए नेट बल F इजिकल टू mg यानी कि 0.1 इंटू 10 यानी कि 1 न्यूटन ही रहेगा। ये लो, तो तीनों ही स्थितियों में एक ही बल का मान आ गया 1 न्यूटन। तो अपन ने सी तक सोल्व कर लिया। अब नंबर डी की बात कर लें अपन, लास्ट पार्ट है। नंबर डी में ध्यान रहे, ये उसके फर्श पर रखा हुआ है भाई। नंबर डी के अंदर, नंबर डी में क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जब ये तो उसमें उसके साथ क्षैतिज हो गया, पत्थर ट्रेन के फर्श पर पड़ा है, तो इसका भार जो है अभिलंब प्रतिक्रिया से क्या होगा, संतुलित होगा। और पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को इस पर जो नेट बल होगा वो क्या होगा, F इजिकल टू एम ए लगेगा। F इजिकल टू एम ए हो गया तो यानी कि m की वैल्यू 0.1 और a कितना दिया है, 1, यानी कि 0.1 न्यूटन हो जाएगा डी स्थिति में। तो डी वाले का आंसर अपन इस तरह से, पूरी अगर लैंग्वेज भी लिखें तो अपन इस तरह से कह सकते हैं, जब पत्थर ट्रेन के फर्श पर पड़ा है, जब पत्थर ट्रेन के
फर्श पर पड़ा है। जब पत्थर ट्रेन के फर्श पर पड़ा है, इसका भार अभिलंब प्रतिक्रिया से संतुलित होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया इसका भार अभिलंब प्रतिक्रिया से क्या होता है? संतुलित होता है। तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को यही अपन कह रहे हैं को इस पर नेट बल, तो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को इस पर नेट बल F इजिकल टू ma, m की वैल्यू 0.1, a की वैल्यू 1 यानी कि 0.1 न्यूटन। ध्यान रखना यहां फर्क आ गया है आंसर में, प्रतीत होगा। ये लो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अपन ने हल कर लिया है, जिसके 4 भाग थे। आप एज इट ऐसे कैसे ऐसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अपन ने जो 3 क्वेश्चन किए, तीनों जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों की विशेषता थी कि एक ही क्वेश्चन के कई कई पार्ट थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसको नोट कर लें। अब इसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकिन छोटा सा है, उसके अलग अलग पार्ट नहीं है। उसमें तो एक ही कह रखा है कि किसी मेज के ऊपर कोई डोरी से बांधा हुआ कोई पत्थर है, वो घूम रहा है, उसके लिए तनाव बल के लिए उसका व्यंजक वगैरह मान पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन है अपन उसकी बात करते हैं, आप इसे नोट कीजिए।